भाई पिछले हफ्ते मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था। वडोदरा के भाईली में हाई वोल्टेज बिजली आने से 100 घरों का फ्रिज और टीवी जलकर भस्म हो गया था। हर घर से कम 8 लाख का नुकसान हुआ था। और जैसे ही सारे लोग बिजली विभाग गए तो डिपार्टमेंट के बाबू ने वहां से बोला कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, हम कुछ नहीं कर सकते। उस वीडियो को देखकर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो पे जाके। लेकिन 14 ऐसे अलग मैसेज आए मेरे पास जिन्होंने क्लियर लिखा है कि सर हमारा सेम एक्सपीरियंस रहा है लेकिन हमें क्लेम नहीं मिला है अभी तक। हम आपसे चाहते हैं कि आप इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए जिससे हमें भी क्लेम मिल सके। तो ये आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन 14 लोगों के साथ साथ आपके लिए भी है, जिसमें मैं 7 लीगल वेपन दूंगा आपको। क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में भी हाई वोल्टेज आया ना, कभी भी, पूरी इंडिया के लिए है ये एप्लीकेबल। अगर आपके घर में कभी भी हाई वोल्टेज बिजली आ गया ना, तो आपका टीवी, फ्रिज नहीं, और भी सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स 10 सेकंड में जल के भस्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 7 लीगल वेपन्स आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप एटलीस्ट अपना क्लेम ले सकते हैं डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये लीगल वेपन्स आपने आधे अधूरे यूज किए ना तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फिर कमेंट करके मेरे को मत देखना कि सर हमें क्लेम मिलने में चैलेंज आ रहा है। खास तौर पे वेपन नंबर 5 और 7, ये तो ऐसे वेपन्स है कि वकील इन्हें कभी भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी फीस ही नहीं बनेगी इसमें। और जिन भी लोगों ने इस वीडियो को आधे में छोड़ा ना, तो उनका हाल उन्हीं 100 घरों जैसा होगा। बेटा बिल भी भरते रहोगे और कभी क्लेम भी नहीं कर पाओगे। चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना वेपन नंबर 1 पे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 57 ये क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिए। हर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने हाई वोल्टेज की वजह से जो भी डैमेज होता है हर घर में, उसके लिए एक रेट पहले से इन्होंने फिक्स कर रखा है। यानी कंपेंसेशन अमाउंट पहले से डिसाइडेड है कि कितना देना है इन केस हाई वोल्टेज से बिजली आती है। तो सीधा सीधा मतलब है, अब विंडो पे वो जो बाबू बैठा है आप उसको सीधे जाके बोल सकते हैं सेक्शन 57 के अंडर, आपको नहीं पता, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस का जो लॉ है उसके अंदर मेरा सीधा सीधा डैमेज का क्लेम बनता है यहाँ पर। और अगर मेरा डैमेज क्लेम तय सीमा में प्रोसेस नहीं किया गया तो उसकी पेनल्टी मैं नहीं, तुम नहीं, सीधे डिस्कॉम भरेगी और उसके जिम्मेवार होगे आप बाबूजी। क्यों? क्योंकि आप मेरी रिक्वेस्ट को टाइमली मैनर में प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। बेटा बाबू का बाबू जी बन जाएगा वहां पर इस वेपन को सुन के। वेपन नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 रूल नंबर 13, ये क्या कहता है आप ध्यान से सुनो। वोल्टेज मेंटेन करना डिस्कॉम की लायबिलिटी है, उनकी जिम्मेवारी है। अगर वो फेल हुए वोल्टेज को मेंटेन करने में तो उनको सीधा सीधा कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ये ऑप्शनल नहीं है उनके लिए, ये कानूनी मजबूरी है क्योंकि ये लॉ है। अब आप समझो, सेक्शन 57 क्या बोलता है कि कॉम्पेंसेशन का रेट फिक्स है, और रूल नंबर 13 क्या बोलता है कि ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है, उनको क्लेम देना पड़ेगा। दोनों तरफ से बाबू की गर्दन फंस जाएगी भाई साहब, मना नहीं कर सकता क्लेम प्रोसेस करने के लिए। वेपन नंबर 3 पे आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके अंडर अगर गलती से भी आपका सामान डैमेज होता है तो सीधे सीधे डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेफिशिएंसी इन सर्विस के अंडर। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में आप सीधा केस ठोक सकते हैं उनके ऊपर। और ये बात सिर्फ टीवी और फ्रिज तक सीमित नहीं रहेगी, ये बात सारी रिपेयर कॉस्ट आपको क्लेम लेना है, मेंटल हैरेसमेंट जो है उसका क्लेम लेना है, बूढ़े माँ बाप को जो मेंटल टेंशन हुई है उसका क्लेम मिलेगा आपको, और तो और जो लिटिगेशन कॉस्ट है, जो केस लड़ने में खर्चा पानी आएगा, वो भी डिस्कॉम ही बियर करता है। तीनों लीगल वेपन एक साथ क्लेम करो, एक भी मत छोड़ो। हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपना पर्सनल लॉस है। क्योंकि अगले 4 वेपन्स ऐसे स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं, अगर वो आपने ध्यान से सुनकर इंप्लीमेंट कर दिए और क्लेम कर दिया तो कोई रोक नहीं सकता आपका क्लेम प्रोसेस होने से। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वेपन नंबर 4, CGRF कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम सेक्शन 42 विद इन ब्रैकेट 5। इसके अंडर हर डिस्कॉम में ये मैंडेटरी है कि 45 डेज के अंदर उनको डिसीजन देना पड़ेगा। वो बच नहीं सकते, बाबू ये नहीं बोल सकता कि 6 महीने में देंगे। और अगर किसी भी कारण से उन्होंने CGRF के अंडर भी डिसीजन नहीं दिया तो इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन में सीधे सीधे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं आप, सेक्शन 42 विद इन ब्रैकेट 6 के अंडर। खिड़की पे वो जो बाबू बैठा ना, वो नहीं, उस पूरे डिपार्टमेंट का हेड नहीं, वो सबका जो बॉस है वहां पे, वो सलाम ठोकता है इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन को, इसलिए सीधे वहीं क्लेम करना। वेपन नंबर 5, RTI एक्ट 2005, ये क्या कहता है अब ये सुनो। यही वो हथियार है जो कभी भी कोई भी लॉयर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें उसकी फीस ही नहीं बनती है। अब आप गए कंप्लेंट करने कीजिए, हाई वोल्टेज से हमारा सामान ये खराब हो गया, डिस्काउंट छूटते आपको क्या बोलेगी, एक्ट ऑफ गॉड है, हमारी कोई गलती नहीं है। अब इस झूठ को आपको कैसे पकड़ना है, अब ये चीजें 3-4 चीजें हैं जो आपको उनसे पूछनी है RTI लगा। उस RTI में 3 से 4 चीजें मैं बता रहा हूँ, आपको वो लिखनी है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, उस ट्रांसफार्मर की लास्ट मेंटेनेंस डेट क्या थी। नंबर 2, लास्ट 6 मंथ्स में हाई वोल्टेज की कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट डेडली वन फॉर देम, कि लास्ट आपकी जो कंप्लेंट लॉग बुक है लास्ट 6 मंथ्स की,
उसकी कॉपी दीजिए हमको। आप देखेंगे 90% केसेस में ट्रांसफर की मेंटेनेंस होती ही नहीं है, और बस यही आपके पास सबसे बड़ा सबूत होता है, और यही उनका जो सो कॉल्ड एक्ट ऑफ गॉड वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, यही कट जाता है वो। ये सीधी सीधी नेग्लिजेंस होती है फिर वहां पर। और आरटीआई का यही जवाब आपके इस केस में न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह आपके फेवर में काम करेगा, उनके अगेंस्ट। वेपन नंबर 6, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इंक्वायरी सेक्शन 161। ये लॉ क्या कहता है, अब ये ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 161 के अंडर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है, जिसका मतलब होता है कि ये सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है कानून की नजर में। आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को सीधे सीधे कंप्लेंट दे सकते हैं कि भैया यहाँ आओ और इंक्वायरी कंडक्ट कीजिए आप। और जब सरकारी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आती है ना कि हाँ हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ था, ये डिस्कॉम मेंटेन नहीं कर पाया वोल्टेज को, तो सीधे सीधे आपका केस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मजबूत हो जाता है वहां पर। भाई ये तो सरकारी सबूत हो गया ना, उन्हीं के इंटरनल सिस्टम से आपके फेवर में, कैसे डिनाई करेंगे वो। भाई इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बोल रहा है, बाबू नहीं बोल रहा है खिड़की वाला। वेपन नंबर 7 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव एफआईआर रजिस्टर करो बीएनएस के सेक्शन 125 के अंडर, नेग्लिजेंट एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। मतलब ऐसी लापरवाही जिससे औरों की जान को खतरा है। एक बात सुन लो आप सभी, ये कोई सिविल केस नहीं है जो सालों साल चलता रहेगा इंडिया के अंदर। ये सीधे सीधे क्रिमिनल केस है। डिस्कॉम का जो सीनियर ऑफिसर है वो इंडिविजुअली जिम्मेदार है इसके लिए, उसकी कुर्सी हिल जाएगी, क्योंकि सिविल केस में कंपनी पैसा भरती और क्रिमिनल केस में इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल होता है। और सिर्फ यही चीज डिस्कॉम को सबसे ज्यादा डराती है। इसलिए अकेले मत लड़ो, ज्वाइंटली कंप्लेंट फाइल करो। तो ये थे 7 लीगल वेपन्स जो मैंने आज आपको दिए हैं। आप दोबारा से देखिए इस वीडियो को और इन सबको आराम से गो थ्रू करने के बाद अपनी कंप्लेंट फाइल कीजिए। 100% आपको क्लेम मिलेगा। सेक्शन 57 रूल्स 2020 CGRF, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इलेक्ट्रिकल ओम्बड्समैन, आरटीआई, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इंक्वायरी, कलेक्टिव क्रिमिनल एफआईआर। भाई इन सारे कानूनों के सामने कोई बाबू, कोई डिस्कॉम और कोई एक्ट ऑफ गॉड की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। आप अपनी फाइट खुद लड़ सकते हो बिना किसी की हेल्प के। अब इसके बाद मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। जरा तरस खाइए उन लोगों के ऊपर जो हाई वोल्टेज के अटैक से अपना सामान का नुकसान कर बैठे हैं, लेकिन उन बेचारों को इन लीगल वेपन्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है। इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को कि कम से कम ये वीडियो उन तक पहुंचे, जिससे वो अपने ही लेवल पर ये क्लेम फाइल कर सकें और अपना क्लेम ले सकें डैमेज का जो उनका हुआ है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।